स्वागत है, वेलकम है आपका रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के वीडियो पॉडकास्ट की सीरीज द अनटैंगल्ड में। दोस्तों, हमारे लिए सबसे अहम क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यानी हमारी दिनचर्या। अगर वो ठीक है तो हम सब ठीक होते हैं, और अगर दिनचर्या खराब है तो जिंदगी भर हम उसको बेहतर करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जिस पर आज हमसे विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आयुर्वेद पद्धति को अपनाते हैं अपनी जिंदगी में तो कहीं ना कहीं ये पद्धति आपको कई सारे रोगों से दूर करती है और प्राकृतिक तरीकों से आपके रोगों का निदान करती है। जिस पर आज हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर मौजूद हैं। प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय से, यानी प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डायरेक्टर और डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर बतौर एक्सपर्ट आज हमसे इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार वापस से हम आपका स्वागत करते हैं। सर, आयुर्वेद के बारे में मैंने बताया, बस एक चीज बहुत कम शब्दों में कि आयुर्वेद आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों? देखिए, आयुर्वेद इतना इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आयुर्वेद जो है वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई या जीवन को सुधारने वाली पद्धति है। आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, मतलब जो स्वस्थ लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसके बाद आता है कि जो बीमार हैं उनका ट्रीटमेंट करना। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि प्राकृतिक तरीकों से रोगों का निदान होता है, और दूसरी बात ये कि इस पद्धति को बहुत सुरक्षित माना जाता है, बहुत सेफ पद्धति माना जाता है। बिल्कुल, अगर सेफ तरीके से किया जाए तो बहुत ही सुरक्षित है। सेफ तरीके से किया जाए तो बहुत ही सुरक्षित। यहाँ सेफ तरीका से क्या, हम इसके क्या माने? देखिए, आयुर्वेद एक तो नेचुरल चीज़ें हैं, तो नेचुरल चीज़ें में बहुत सारे हैवी मेटल्स भी आते हैं जिनका हम जो है भस्म वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ज्ञान नहीं है भस्म बनाने का, भस्म अच्छे तरीके से नहीं बने हुए हैं या उसमें मिलावट है, या बहुत सारे लोग उसमें आयुर्वेद नाम बता के बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मिश्रित करके बेचते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो अगर उस तरह से किया जाता है तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, जानलेवा जैसा हो जाता है। तो आपने कहा कि अगर जो चीजें हैं उनको सही ना दे करके उसमें मिलावट करके दिया जाए तो नुकसानदेह है। तो क्या इससे बचने का या ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स समझने का कोई तरीका है जो दर्शक हमारे देख रहे हैं? आपके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, विश्वसनीय डॉक्टर्स हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। कोई भी हो, जो भी आपके अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, वो कभी आपको ऐसी गलत चीजें नहीं सलाह देंगे। मेरा तो मानना यही है कि कभी भी आप ऐसी आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहते हैं तो ऐसे सड़क चलते लोगों से सलाह ना लें, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप सिंपल सी भाषा में आप एक चीज ये समझिए कि जैसे शहद पानी, लोग कहते हैं सुबह गुनगुने गर्म पानी में शहद मिला के पीने से वेट कम होता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये जो है विरुद्ध आहार है, जहर जैसा हो जाता है शहद गर्म करने पर। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आप सलाह लेते हैं वो किसी ऑथेंटिक ऐसे पर्सन से लें जो सलाह देने योग्य हो। अच्छा, मतलब ये अभी जस्ट आपने बताया, मेरे ख्याल से ये मिथ्स पे मैं भी यकीन कर रहा था कि वजन घटाना है तो एक सबसे कॉमन तरीका बताया जाता है कि भाई गर्म पानी में शहद डाल के आप ले लीजिए। हाँ, गुनगुने पानी में डाला जा सकता है। हाँ, गर्म पानी में जैसे शहद गर्म किया जाता है वो जहर जैसा एक्ट करता है। मतलब ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी, हल्का गुनगुना, सामान्य टेम्परेचर जिसे कह सकते हैं, सामान्य से 1-2 डिग्री प्लस माइनस। पर अगर आप गर्म करते हैं तो वो फिर जहर जैसा एक्ट करता है। मतलब ये आपने जो बात बताई है, मुझे लगता है दर्शकों ये सबसे अहम बात है कि हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में हमको अगर जानकारी नहीं है तो फायदे की जगह बल्कि वो और ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दियों के सीज़न में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है स्किन ड्राई होने की, और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि एक काहिली भी होती है, प्लस वो जो ठंडा ठंडा पानी जाता है वो अंदर जाके और भी ठंडा कर देता है। तो इसलिए भी लोग नहीं पीते हैं और उसी दौरान डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, इसको लेकर के बतौर आयुर्वेद एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, जो ड्राइनेस होती है ना, वो ड्राइनेस इस तरह से, उसका एक सबसे प्रमुख रीजन यही होता है कि हमारे शरीर में स्निग्धता की कमी हो जाती है। वात वृद्धि होती है तो शरीर में स्निग्धता की कमी हो जाती है। उसके लिए अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमें स्नेहन करना चाहिए। स्नेहन मतलब इंटरनल स्नेहन और एक्सटर्नल स्नेहन, मतलब जो तेल हुआ, घी हुआ, इनका इस्तेमाल
नॉर्मली बढ़ भी जाता है और बढ़ाना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा घृत सबसे उत्तम होता है। और शरीर में बाहर मालिश करने के लिए तिल का तेल सबसे उत्तम माना जाता है, या बादाम का तेल, अगर इनकी मालिश की जाए तो ये मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं। लेकिन आज के समय में तिल का तेल ओरिजिनल मिलना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेरी जो अपनी खुद की रेमेडी है कि नारियल का तेल जो होता है सिंपल, और उसमें एरंड तेल आता है, कस्टर्ड ऑयल, उनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तो इस रुक्षता से आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। और अगर आप कुछ ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप कोई ऐसा व्यायाम करें कि आपको पसीना हो, तो आपकी रुक्षता अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ। तो दो तरीके आपने बताए, एक तो यह है कि या तो तेल से मालिश हम कर ले अपने शरीर पर, बिल्कुल। या फिर आपने ये कहा है कि भाई कहीं ना कहीं एक चीज, एक फैक्टर लेकिन ये भी होता है कि हम पानी भी कम पी रहे होते हैं। पानी कम पी रहे होते हैं। नहीं, जब आप पानी, जब स्वेटिंग होगी तो हमें प्यास लगेगी, बिल्कुल, है ना, तो जब हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे। एग्जैक्टली। तो आपने दूसरा तरीका बताया कि कोई ऐसा व्यायाम कर सकते हैं जिससे पसीना बाहर आए। हाँ, तो आपको रुक्षता नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि जो एक तो पसीने की वजह से, दूसरा जो हमारी ऑयल सेक्रेट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं वो भी ओपन हो जाती हैं उसकी वजह से, तो स्निग्धता जो है अच्छी हो जाती है शरीर में। अरे वाह, मतलब नमी बनी रहती है। हाँ। क्या बात है। आप भी चूंकि पुरुष हैं, हम भी पुरुष हैं। हाँ। वैसे तो महिलाओं के पास श्रृंगार करने को बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। हमारे पास होता है तो हमारे बाल, जिसको हम सरताज भी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, कई पुरुषों की ये समस्या होती है कि उनके बाल झड़ जाते हैं, और अगर हम आज खुद भी देखें तो हमें बहुत छोटे बच्चे ऐसे दिखते हैं जिनके बाल सफेद भी हो रहे हैं। बिल्कुल। शायद वो खान पान की वजह से है, इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी क्या इसका कोई इलाज है अगर बाल झड़ रहे हैं या जो सफेद हो जाते हैं बाल, उनको लेकर के? देखिए, इसको खालित्य और पालित्य कहा जाता है, इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका मुख्य रीजन क्या है वो आप समझें तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हमारे शरीर में जो बाल हैं इनको उप उत्पाद कहा जाता है हड्डियों का, बोन्स का। तो क्या होता है, जब हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, हमारी अग्नि वीक हो जाती है, इसको अगर हम सरल भाषा में कहें तो जब हम भोजन करते हैं हमारा डाइजेशन वीक होता है, तो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने वाली हमारी क्षमता होती है वो घट जाती है। तो आप कुछ भी खा लो, अगर उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो आपकी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही ढंग से, प्रॉपर तरीके से, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाएगी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कैल्शियम हुआ, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है सामान्य रूप से, और जब एब्जॉर्प्शन घट जाता है तो और कम हो जाता है इसका एब्जॉर्प्शन। उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, उसी वजह से बाल झड़ने लगते हैं, और ये सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपना डाइजेशन प्रॉपर रखना है, तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा बीमारियों से हम वैसे ही मुक्ति पा जाएंगे, हमें कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं। वैसे ये कहा जाता है, आपने बिल्कुल सही कहा, कि अगर पेट की बीमारी नहीं है, यानी अगर आपका पेट साफ रहता है तो न जाने कितनी सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बिल्कुल। कुछ इसके भी उपाय बताएं। कई लोगों के पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की समस्या बनी रहती है, या टाइट टाइट महसूस होता है। कई बार वात की समस्या भी देखी जाती है कि बहुत ज्यादा गैस बनती है। इसको लेकर के देखो, खाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि भूख लगने पे खाना, हमें भूख लगी है हम खाना खाएंगे, खाना खा रहे हैं। और एक होता है मन करने पे खाना। तो आज के लाइफ स्टाइल में हम मन करने पे ज्यादा खाते हैं, भूख लगने, अगर जब आपको भूख लगी है एक्चुअल, आप भोजन करते हैं, आपको कभी वो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपको एक्चुअल भूख लगी है, आप भोजन करो, ओवर ईटिंग मत करो, तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, और ये गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर होने लगेंगी कुछ समय में। तो जो डाइट है उसको थोड़ा कम रखना है, भूख लगने पे भोजन करना है, तो मुझे लगता है गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अच्छा, कुछ बीमारी की कंडीशन बन गई है, ऐसे स्थिति में किसी अच्छे चिकित्सक से मिले, सलाह लें, कुछ मेडिसिन लें, कुछ दिन में वो सेटल हो जाएंगी। जी, तो आपने कहा है कि अगर ध्यान दिया जाए, मतलब बड़ी अच्छी बात कही, शायद वो पॉइंट करने वाली बात है मुझे लगता है दर्शकों की। एक तो होता है मन से खाना, एक होता है भूख लगने पे खाना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद शरीर तभी उसको पचा पाता है जब वो भूख में आप खाते हैं। जब आपको शरीर को जरूरत होगी, प्रिपेयर होगा वो डाइजेशन के लिए, तब आपको भूख का एहसास होगा। डॉक्टर साहब, इससे एक बात याद आ गई, आप अपने बचपने की अगर बात याद करें उस जमाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास इतनी चॉइसेस थी कि आप बर्गर भी खा लें, आप पिज्जा भी खा लें, बिल्कुल, और आप चाप भी खा लें। हाँ। तो अभी ऐसा लगता है जैसे आपने कहा कि टेस्ट के लिए हम ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या यही प्रॉब्लम है क्या? मुख्य प्रॉब्लम यही है।
हम टेस्ट के लिए जैसे आप एक चीज समझो कि सामान्यतः आप जॉब करते हैं, सपोज हम आपको एग्जांपल लेते हैं और किसी को नहीं कह रहे, बिल्कुल, हमारा 1 बजे लंच का टाइम है जी, तो हम 1 बजे लंच करने जाते हैं और लंच करते हैं। इससे हमें मतलब नहीं कि हमें 1 बजे भूख लगी या नहीं लगी, बिल्कुल सही कहा, वो है ना? क्योंकि टाइम बना लिया। हाँ, हमने टाइम बना लिया 1 बजे, 1 बज गया यार, खाना नहीं खा, चलो खाना खाते हैं। पर अगर हम भूख नहीं लगी है तो हम नहीं करेंगे भोजन, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। अच्छा, भूख लगने की पहचान क्या होती है? जब आपका खाने का मन करता है तो आप स्पेसिफिक चीज खाना चाहते हैं, और जब आपको भूख लगती है तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। क्या बात है ना? आप कुछ भी खा लोगे, आप नमक रोटी भी खाओगे, आपको बहुत स्वाद आएगा उसमें, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब मन की बात होती है तो हम स्पेशली बोलते हैं कि हमको ये चीज खाना है। और आजकल आप देखोगे कि ये नहीं खाते, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। उसका रीजन यही है कि आप मन के लिए खाते हो, भूख के लिए नहीं खाते। मन के लिए खाते हैं, भूख के लिए खाते हैं। ये बहुत अहम बात आपने बता दी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आ रहा है हमारे जहन में। सवाल ये है कि 3 टाइम देखा है कि मैं खुद भी भोजन करता हूँ, या आसपास आमतौर पर लोग 3 टाइम करते हैं। एक तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का। आयुर्वेद में जितना मुझे पता है 2 ही टाइम बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये जो हम 3 टाइम का भोजन करते हैं, उसमें से कौन से वक्त का भोजन है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा गलतियां आम इंसान कर रहा है या मैं कर रहा हूं? क्या ऐसा है? देखिए, मुख्यतः यही है कि सुबह जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप भोजन कीजिए, और जो रात का भोजन है उसको रात में नहीं करना है। रात सूर्यास्त के बाद से शुरू होती है, तो रात्रि के प्रथम पहर में ही करना है ना? तो हमें 6-7 बजे तक खा लेना है। और दूसरी चीज हमें यह भी ध्यान रखनी है कि ओवर ईटिंग नहीं करना है, और यदि हमें भूख लगी है तो ही खाना है। ये इस चीज को, जैसे सुबह आपने नाश्ता किया और कुछ ऐसा खा लिया जो बहुत हैवी है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को उसे डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और शाम को हमें भूख नहीं लगी है, तो अब 7 बजे मैं खाना खाता हूँ इसलिए 7 बजे खा लूं, नहीं खाना है। मतलब ये ड्यूटी नहीं है, ये नीड के ऊपर है। बिल्कुल, अगर आपको जरूरत लगती है कि मुझे भोजन करना है तो आप कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप मत कीजिए। मन कहने पे भोजन ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही मैं कह रहा हूँ। क्या बात है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि एक मैजिकल लाइन मैं भी बोल सकता हूँ कि दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आप रात का खाना बोलते हैं, वो रात का न बोल करके उसको शाम का बोला जाए। सारी कंफ्यूजन यही से दूर हो जाएगी। रात्रि के प्रथम पहर, रात्रि के प्रथम पहर में, यानी शाम 6-7 बजे तक 7 बजे तक भोजन कर ले। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे मन की बात करें, शादियां आजकल सीजन में होती है बहुत ज्यादा, दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ज्यादा शादियां होती है, उसमें बड़े आइटम्स होते हैं। और अब चूंकि हम इंसान है तो देखने के बाद थोड़ा सा दिल मचल जाता है। हालांकि वहां पे हमारे पास ऑप्शन दोनों होते हैं। कुछ फ्राइड चीजें होती हैं, कुछ रोस्टेड होती हैं चीजें, एंड कुछ हेल्दी होती है। वहाँ पे हम सैलेड वगैरह भी देखते हैं, दूध वगैरह भी मिलता है ठंड की, अगर हम स्पेशली बात करें तो। अगर ऐसी किसी जगह आप जाते हैं, कहीं शादी ब्याह या ऐसे कोई इवेंट में, उस दौरान किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा शाम में भोजन कर ले, और ये फंक्शन स्टार्ट होते हैं 8-9 बजे के आसपास। बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको खास है, जाना भी जरूरी है, क्या करना चाहिए? मैं आपसे नहीं, एक चीज जैसे आपने कहा हेल्दी ऑप्शन, जी देखिए, हेल्दी सब कुछ होता है अगर उसकी अति मात्रा में उसका सेवन न किया जाए। जैसे हम पूड़ी को कहते हैं जी, पूड़ी हमारे यहाँ सदियों से खाई जा रही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने आज से स्टार्ट किया है खाना और वो अनहेल्दी पूड़ी अब हो गई, क्योंकि हम ज्यादा खा लेते हैं। ज्यादा इन द सेंस, अगर आप रोज पूरी खाओगे तो नुकसान करेगा। महीने में 1-2 बार आपने खाया, और यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 पूरी आपने खा लिया, आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। अच्छा, दूसरी तेल की क्वालिटी जो है अगर वो अच्छी है, तो कोई ऐसा भोजन जो नॉर्मल हमारे कल्चर में है वो कुछ नुकसान करने वाला ऐसा नहीं होता। जो हम खाते हैं सामान्यतः उसमें कुछ अनहेल्दी नहीं है, बस एक्सेसिव नहीं लेना है उसको। आप एक्सेसिव जो आपको सबसे हेल्दी लगता है उसको भी आप जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, आपको नुकसान करेगी। तो अनहेल्दी जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी चीज कि रात को हम शादियों में जाते हैं तो आप टेस्ट कर लीजिए। अच्छा, आप खाइए मत, है ना? जैसे हमारे पास ऑप्शन है, हमें कुछ खाने का मन किया तो अब इतना नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो फिर उसे टेस्ट ही करें, पेट ना भरे, ओवर ईटिंग ना करें। आपको कुछ भी अच्छा लगा आप खा लो थोड़ा सा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप कुछ खाना छोड़ दो या मत खाओ या डाइटिंग करो, खाली पानी पी के रहो या खाली ग्रीन वेजिटेबल्स खा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ खाओ, क्वांटिटी लिमिटेड रखो। आपका पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, आप 1-2 पीस खा लो। आपको पनीर खाने का मन कर रहा है, आप कच्चा पनीर 1-2 पीस खा लो। आपको जो भी इच्छा है आप खाओ, लेकिन आप अपनी लिमिट्स को समझें कि आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपका इंटेस्टाइन कितना डाइजेस्टिव सिस्टम कितना डाइजेस्ट कर सकता है, आप उतना ही ले।
ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग, बार बार मुझे लगता है कि ये शायद बहुत अहम बात आप बता रहे हैं। हमारे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या ही हमारी ओवर ईटिंग है, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं आयुर्वेद को लेकर के या फूड के कॉम्बिनेशन को लेकर के। कहा तो ये भी जाता है, हालांकि ये बात सच है, लोगों को पता नहीं कि अक्सर चाय के साथ नमकीन ही लिया जाता है, हालांकि ये बड़ा ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। दूध के साथ जो है जी। नमक वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए। नमक वाली चीजें नहीं ली जाती हैं। अब जैसे एक विरुद्ध आहार है चिकन और दही। चिकन और दही ये विरुद्ध आहार है, लेकिन तमाम रेसिपी ऐसी हैं जिसमें चिकन में दही मिला के ही बनता है। तो हमें समझना पड़ेगा चीजें। अच्छा, सपोज आपने विरुद्ध आहार ले लिया तो वो जहर जैसा एक्ट नहीं करता। अच्छा। आपने कभी साल 2 साल में एक आध बार टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत खा लिया तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान करेगा वो। अगर आप उसको रूटीन में ले आएंगे कि आप रेगुलर खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, तब वो आपको बहुत नुकसान करेगा। तो अगर आप रूटीन में नहीं लाते हैं, आप कभी कभार टेस्ट के लिए आप खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नुकसान करेगा। लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो फिर वो नुकसान करेगा। अगर वो जरूरत से ज्यादा है। अच्छा, बिना भूख के खाया आपने अगर, और नॉर्मली बाजार में बिकने वाली ज्यादातर चीजें हम बिना भूख के खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, आपने भूख के बारे में बताया कि जब भूख लगे तो खाना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है हमारे दर्शकों को भी और मुझे भी। प्यास को लेकर के क्या भी यही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब प्यास लगे तो ही पानी पीना है या थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है? देखो, शरीर हमेशा डिमांड करता है। आपको जिस चीज की जरूरत होगी शरीर डिमांड करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ठंडियों में आप 1 गिलास पानी पी लो, 2 गिलास पी लो और फिर मत पियो। बिल्कुल थोड़ा बहुत एक लिमिटेड मिनिमम वो बना के रखो कि इतना तो पीना जैसे 2-3 गिलास पानी, आप 3.5 गिलास पानी पी लेते हो पूरे दिन में तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ठंडिया है और 5 लीटर पानी पी लो। एक्सेसिव हर चीज नुकसान करती है, वो कितनी भी फायदेमंद हो, ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। तो एक्सेसिव किसी चीज का, अब जैसे ठंडियों में, गर्मियों में क्या होता है, खूब स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो खूब पानी पीते हैं। पर गर्मियों में ना तो हमें उतना स्वेटिंग होती है ना उतनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप 2-3 गिलास 4 गिलास पानी अगर पूरे दिन में पी लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप डिहाइड्रेट नहीं रहेंगे, सफिशिएंट हो जाएगा वो। सर, पसीना बहुत निकलता है गर्मी में, इवन ऐसे कई सारे डिओड्रेंट्स आते हैं हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि पसीना ना निकले। हाँ। हालांकि ये हमको पता है कि भाई ये निकलना जरूरी है। सर्दियों में कई दिन या शायद कई बार ऐसा होता है पूरी सर्दियां पसीना आ ही नहीं पाता है। डीओ जो हम यूज करते हैं वो एक्चुअली हम पसीने के लिए नहीं यूज करते, उसको हम दुर्गंध से बचने के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप दुर्गंध से बचना चाहते हैं तो आपको किसी महंगे साबुन या महंगे डीओ की आवश्यकता नहीं है। सिंपल वो फिटकरी आती है जो हमारे यहाँ यूज होता है। आप नहाने से 5 मिनट पहले जहां भी जो भी शरीर के कुछ हिस्से होते हैं जहां से स्मेल आती है, थोड़ा सा भिगो के उसको और वहां पे लगा दीजिए। 5 मिनट बाद आप स्नान कर लीजिए। आप बिना किसी साबुन के स्नान कर लीजिए, आपको दुर्गंध नहीं आएगी शरीर से। क्या बात, पसीने की स्मेल नहीं आएगी और आप डिओड्रेंट से बच जाएंगे। क्या बात है। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारा थोड़ा सा खर्चा और बचाइए। एक खर्चा होता है सोप यानी साबुन का। हाँ। और ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि साबुन ज्यादा इस्तेमाल करने से ड्राइनेस आती है, स्किन में काफी ड्राइनेस आ जाती है। क्या कोई ऐसा घरेलू तरीका है या कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम बिना साबुन के भी हम जब नहाएं तो हम साफ भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए? बताया ना मैंने, फिटकरी जो है, फिटकरी, हाँ, वो बहुत अच्छा, उस मतलब एंटीबैक्टीरियल भी बहुत अच्छा होता है और इस वजह से दुर्गंध नहीं आएगी, सफाई भी हो जाएगी। बाकी डेड टिश्यूज निकालने के लिए तो हम शरीर से हाथ पैर से मेहनत करके साफ कर सकते हैं। और मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों में साबुन चाहे लगा लूं 1-2 महीने में, मैं तो बिल्कुल रेगुलर यूज नहीं करता। महीने 2 महीने में एक आध बार लगा लिया, कभी तो लगा लिया। सामान्यतः मैं नहीं यूज करता नहाने के लिए। यानी आपके घर का खर्चा बच रहा है साबुन से? नहीं, घर का खर्चा तो नहीं बच रहा, क्योंकि मेरी बात और सभी लोग नहीं मानते। मैं खुद से बचा रहा हूँ। खुद से आप बचा रहे हैं, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये सच में बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम जितना साबुन इस्तेमाल करते हैं स्किन हमारी उतनी ही ज्यादा ड्राई होती जाती है। और सब यंगस्टर्स भी हमको इस वक्त देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, और हर किसी की चाहत होती है कि वो लुक्स में बहुत अच्छे दिखे, और लोग ब्यूटी पार्लर वगैरह जाते हैं, मेकअप स्टूडियो जाते हैं। अच्छी बात है, इवेंट्स में जाने से पहले लोग अपने को तैयार करते हैं, लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं और हमारे आम दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि मेकअप का इस्तेमाल ज्यादा करना भी आपकी स्किन को खराब करता है। बिल्कुल। अगर हम आयुर्वेद की बात करें, घरेलू नुस्खों की बात करें, तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी स्किन को अच्छा बनाए रख सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा चमकदार भी बनी रहे और कह सकते हैं कि जो गंदगी है वो निकलती रहे?
नहीं, देखो एक सिंपल सी बात आप समझिए कि हमारा ईश्वर ने हमें बनाया है, उन्होंने ये सोच के हमें बिल्कुल नहीं बनाया कि हमें इसको मेंटेन करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। अरे वाह। नेचुरली जो रिक्वायरमेंट है, आप भोजन करते हो, आप स्नान करते हो, सफिशिएंट रहता है, बशर्ते आप अच्छी नींद लीजिए, रेगुलर व्यायाम कीजिए और अच्छा भोजन कीजिए। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, आपको कभी भी किसी अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी स्किन जैसी है वैसी ही रहेगी। कितने भी आप कोई एक्स्ट्रा कुछ लगा दे, आपको अलग रंग का बना दे, कलर कर दे, वो अलग बात है, पर हमारी स्किन का टोन कोई नहीं बदल सकता। हमारे स्किन की जो क्वालिटी है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। वो जैसी है वैसी रहेगी। आपकी अलग स्किन है, मेरी अलग स्किन है, किसी और की अलग स्किन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पुरुषों को तो प्रकृति ने ही सुंदर बनाया है। भाई, मोरनिया से ज्यादा मोर सुंदर होता है, शेरनियों से ज्यादा शेर सुंदर होता है। तो पुरुष को ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सुंदर होते हैं। महिलाओं के बारे में क्या ख्याल है? मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ईश्वर ने चाहे महिला हो पुरुष हो उस तरह बनाया है पहले से ही कि उनको खुद से मेंटेन करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सर्दियों की अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ चीजों को बताइए जिससे कि लोग अपने खाने में शामिल करें और शरीर में गर्मी बनी रहे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत अहम है। मैं खुद की बात भी करूं तो मुझे सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मी कम लगती है, बॉडी टाइप होता है। हाँ। तो इस सीजन में लोग किस तरह की चीजों को इनटेक करें, किस तरह की चीजों को खाएं जिससे कि शरीर में गर्मी बनी रहे? देखो, शरीर ऐसी चीजें जो इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, जैसे घी हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी देती है, मिलता है घी से। घी हम खाने में यूज, जो इजी टू डाइजेस्ट हो और ज्यादा मात्रा में एनर्जी हमें देती हूँ, तो ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा ठंडियों में मेरे हिसाब से घी बहुत बेहतर है, क्योंकि आपकी स्किन का जो रुक्षता है, जो ड्राइनेस है, उसे भी खत्म करेगा और प्लस आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी और आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है घी। ये स्पेशल क्वालिटी होती है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, डैंड्रफ। हाँ, बालों में जो बच्चों को डैंड्रफ बहुत हो रहे हैं, तो उसमें मेरा अपना है, मैंने 2-4-5 लोगों के साथ किया है रिसर्च कि आप ऑयल और शैम्पू दोनों बंद कर दो ठंडी में। अच्छा। पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए नहीं, उनके बाल बड़े होते हैं, उनको आवश्यकता होती है। आप बालों को खूब अच्छे से हाथ से नहाते समय खूब अच्छे से मसाज करके बालों का नहाएं। शैम्पू ठंडी में ना यूज करें। आप मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में डैंड्रफ धीरे धीरे गायब होने लगेंगे आपके। क्या बात है। हाँ, तो आप अगर गर्मियों से इसे स्टार्ट कर देते हैं तो आपको डैंड्रफ की समस्या नहीं होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि देखा ही जाता है कि सर्दियों में डैंड्रफ की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो उसका रीजन मुझे लगता है सबसे बड़ा, जो हम जिन बैक्टीरिया की वजह से डैंड्रफ होता है उनका मुख्य आहार ही तेल होता है, ऑयल होता है। तो मतलब हम उनको भोजन कराते हैं ताकि वो अच्छे से पले बढ़ें। और हमको इस बात का ज्ञान नहीं होता, पता ही नहीं होता। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप शैम्पू और तेल बंद कर देते हैं ठंडक भर तो आपके जो डैंड्रफ की समस्या है वो वैसे भी दूर हो सकती है। लेकिन उसमें एक शर्त ये भी है कि कुछ बच्चे जो काम करते हैं, बाइकिंग करते हैं, ऐसे खुले में ज्यादा चलते हैं, धूल वगैरह में रहते हैं, तो उनकी आवश्यकता होती है, उन्हें शैम्पू वगैरह लगाना पड़ता है। पर तेल थोड़ा सा अवॉइड करें, तेल थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ। और अगर आप बहुत ज्यादा नहीं निकलते हैं, हाँ, बहुत धूल नहीं, आप बालों में बहुत धूल नहीं पड़ती है, तो आपको शैम्पू की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आपको लगेगा, अगर आप ऑयल नहीं लगाते हैं तो जो बालों में खुजली वगैरह होने लगती है या ऐसी कोई समस्या होती है, बिल्कुल नहीं होगी। आप एक बार करके देखिए, अगर आपको उचित लगता है तो आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी भी बचपन में से हमेशा बताया करती थी कि बेटा सर्दी है, अमरूद मत खाओ। और कई ऐसे फल है जिसको माना जाता है जिसकी तासीर ठंडी होती है। तो ठंडक में कई बार माता पिता रोकते तो हैं, लेकिन अब जितना मैंने सुना, पढ़ा या जाना, बताया गया कि सीजनल चीजें कभी भी उसकी नुकसान नहीं करती बल्कि वो फायदा करती हैं। इसको लेकर के आप बतौर एक्सपर्ट क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिस आर्टिफिशियली हम क्या पैदा कर रहे हैं वो अलग चीजें हैं, पर नेचुरली जो चीजें जिस सीजन में पैदा होती हैं, मतलब उस चीज की उस सीजन में आवश्यकता ज्यादा होती है। जैसे सर्दियों में ग्रीन वेजिटेबल्स खूब होती हैं, तो हमें बहुत भूख लगती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सब्जियां खूब अच्छी मात्रा में खाएं, खूब ढेर सारी खाएं। एक तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम, जैसे हम ऑयली वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो फाइबर की वजह से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर लोड कम पड़ेगा और आपकी जो पेट की समस्या है वो काफ़ी हद तक सेटल्ड रहेंगी। जैसे आप कोई भी ऑयली चीज़ खाते हैं उसके साथ अगर हरी चीज़ें और पका के खाएं, कच्ची ना खाएं। आज की कंडीशन में सब्जियां कच्ची खाने लायक नहीं रही, क्योंकि आप नहीं देखते कि किस परिवेश में उनको पैदा किया जा रहा है, हाँ, क्या कैसे क्या किया जा रहा है। तो कच्ची ना खाएं, उनको पका के और
कोशिश करें कि मसाले तेल कम रखें और खाएं, 1 बाउल 1.5 बाउल खाएं। उसके साथ जो भी आपको खाना, कुछ ऑयली भी खा रहे हैं आप तो खाएं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि खूब हरी सब्जियां खाएं। खूब सारी हरी सब्जियां खाना है, ये आपने बताया है, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, एक जो सबसे अहम प्रश्न मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में बहुत ज़रूरी है वो आपसे पूछा जाना, वो है कि कई बार वीडियोस हमारे आसपास आती है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि लोग चलते चलते गिर गए और हार्ट अटैक आया, ख़त्म हो गए। एक नहीं, ऐसे कई केसेस इधर अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, और कोई एज स्पेसिफिक नहीं होता है कि बुजुर्गों में ही ऐसा हो रहा है, बहुत सारे यंग पीपल के साथ में ऐसा हो रहा है, नौजवान लोगों के साथ में। क्या वजह है ये हार्ट अटैक की, और आयुर्वेद इसको कैसे देखता है, और इसकी रोकथाम आयुर्वेद के अनुसार हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात आप ये समझिए कि हार्ट अटैक होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे आप समझेंगे कि हमारे हार्ट में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स आते हैं जिनकी वजह से हार्ट धड़कता है, ठीक है। अगर किसी कारणवश इम्पल्स आने बंद हो गए तो आपको किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरी चीज, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम होता है एक, अगर वो किसी कारणवश बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो भी कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना होती है। तीसरी चीज, अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑयली ऐसा खा रहा है, बहुत फैटी हो गया है, कोलेस्ट्रॉल जम गया और हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तो भी हार्ट अटैक हो जाता है। अब अगर किसी के हार्ट में ब्लड सप्लाई रुकती है, उस कंडीशन में बहुत पेन होता है। सडन कार्डियक अरेस्ट ऐसा नहीं होता कि वो जो है अचानक से खड़ा हुआ और मर गया। वो कंडीशन एक ही होती है जब जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं वो आने बंद हो जाए, किसी भी कारण से आने बंद हो जाए, तो आदमी सडन खड़ा हुआ और गिरा, खत्म हो गया। उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सारे बैठे हैं, कभी कोई भी समस्या लगती है आपको, कभी पल्पिटेशन, धड़कन की आवाज़ फील होती है या महसूस होती है कोई समस्या, तो आप अवॉइड ना करें, कंसल्ट जरूर करें, और जो ऑथेंटिक पर्सन है उनसे कंसल्ट करें। भाई जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको नो डाउट हमसे आपसे तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, बिल्कुल, है ना। तो आप इस बात का भरोसा करके, अगर आपको कार्डियक समस्या हो रही है तो आप बिल्कुल जाएं और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। और एक समस्या है कि जैसे मेडिसिन बहुत यूज करते हैं, जैसे सपोज लोग जिम जाते हैं तो इतनी सारी आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट और तमाम सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है, हमें लेना चाहिए, हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है, पर उसके साथ इतने सारे और जो सप्लीमेंट्स हैं आ गए हैं, लोग लेते हैं। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि जितने जिम करने वाले हैं उसमें से 2% लोग बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए जाते हैं। अगर वो कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो ठीक है, उनके लिए ठीक है, पर हमें आपको सप्लीमेंट की क्या जरूरत है? अगर हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें तो फिटनेस चाहिए ना, हम बीमार होने के लिए नहीं जाते कि सप्लीमेंट हमने लिया और हम बीमार हो गए। और तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि मिनिमम सप्लीमेंट पे रहें। नेचुरली अगर हम प्रोटीन ले सकते हैं तो नेचुरल जो सोर्स है उस पर हम ज़्यादा डिपेंड रहें। अगर फिर भी रिक्वायरमेंट लगती है, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत आवश्यकता लगती है, तो ही किसी सप्लीमेंट पे जाएं, अन्यथा ना जाएं। तीसरी चीज, बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो पेन किलर खा लो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती पेन किलर खरीदने के लिए। बिल्कुल। तो नॉर्मली बच्चों में हेडेक हो जाता है, किसी को सर हो गया, कमर दर्द हो गया, तो हर घर में आपको पेन किलर का पत्ता मिलेगा, जो मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा रीजन है पोटेशियम बढ़ने का। खूब ज्यादा अगर एक महीने किसी बंदे ने पेन किलर खा लिया तो श्योर है किडनी डैमेज होगी उसकी। और तमाम सारे पेन किलर ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, तो इसलिए कभी भी पेन किलर बिना डॉक्टर के सजेशन के आपको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करें उसको। कोई भी चीज सडन नहीं होती विदाउट सिम्टम्स। अगर हम सिम्टम्स को देखिए, कोई भी बड़ी घटना चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं होता कि कोई सिम्टम्स नहीं हुआ और हो गई अचानक से, हम अवॉइड कर रहे हैं। तो जो सडन डेथ हम देखते हैं वो ऐसा सडन नहीं हुआ, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, उसके बाद ही वो होता है। जी, सो आपने कहा कि सिम्टम्स पहले आते हैं, अचानक से कोई कोलैप्स नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको अगर ध्यान दिया जाए, जैसे कि आपने लाइफस्टाइल को बोला या पेन किलर एक बहुत बड़ा रीजन बताया, बहुत सारी ऐसे, मैंने एक दो एग्जांपल दिया आपको, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। भोजन में भी बहुत सारी चीजें हैं, आप खाने पीने में क्या ले रहे हो, बाहर की चीजें क्या कैसे खा रहे हो। अब बाहर की चीजें इन द सेंस ऐसा नहीं है कि सारी बाहर की चीजें खराब ही हैं, पर आपको ये देखना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या आपके खाने योग्य है और क्या नहीं है। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी कॉमन देखी गई है कि लोग बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को बड़ा फॉलो करते हैं, और जरा किसी मैगजीन में निकल गया इंटरव्यू में कि फलानी एक्ट्रेस
वो खाती हैं, इतना ही खाती हैं, तो हम भी उसी तरह से उतना ही खाने लग जाते हैं। एक तो होता है कि प्रॉपर उनके लिए हेल्थ एडवाइजर्स उनके पास में होते हैं, बिल्कुल। उनके जिम ट्रेनर्स होते हैं जो उनको हर एक चीज उनकी इवन इवेल्युएट किया करते हैं, बीच बीच में मेजरमेंट होता रहता है कि अभी उनका वजन कितना है, उनके बॉडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बट एक आम आदमी बिना जाने डायरेक्ट बस इस चीज को सुन लेना कि फलाना बंदा ये ले रहा है, उसको फॉलो करना कैसे, मतलब ये इसको आप कैसे देखते हैं? आप एक चीज समझिए कि हर आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर और सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे हमारे आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया है, प्रकृति का मतलब हुआ डीएनए स्ट्रक्चर। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे आप और मैं हैं, सेम डाइट हमें और आप दोनों को दिया जाए कंटिन्यू 1 महीने तक, हो सकता है मेरा वजन 1 कुंटल 20 किलो हो जाए और आपका 2 किलो ही बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर डीएनए है वो अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ, कुछ चीजें मैं खा सकता हूँ, कुछ चीजें आप खा सकते हो। बिल्कुल, है ना। तो हमें किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना है। आप कोई भी चीज खाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये चीज आपको नुकसान कर रही है, आप दोबारा उसे ना खाएं। बिल्कुल, है ना। तो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जान ना पाए। आपने अगर बर्गर खाया है, आपको एसिडिटी, या बाहर के भटूरे खाए हैं, तो आपको एसिडिटी होगी, तो आपको दोबारा नहीं खाना, जबरदस्ती नहीं करना है अपने साथ। बस इतना ही है। उसके लिए कुछ रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं, आप खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। क्या बात है ना। लेकिन जहां दवाइयां लेनी, जैसे हमारे सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ अगर कोई टोटी लीक हो जाती है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, खुद नहीं बदलते। कोई स्विच खराब होती है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। लेकिन अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने कही। और इसी कड़ी में मैं इस अंतिम प्रश्न की तरफ भी चलना चाहूंगा, जिसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब एक आम आदमी ये समझ जाए कि अब उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और डॉक्टर के रिलेशन इतने अच्छे होने चाहिए, इतने क्लोज होने चाहिए कि आप अपने किसी भी शारीरिक समस्या के लिए उनसे परामर्श ले सकें। है ना। अब चूंकि आजकल अप्रोच बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अब भी मुझ जैसे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास फ्री अप्रोच है, और बहुत सारे हैं, मैं ही नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फ्री अप्रोच है। आप जाइए, मिलिए, बात कीजिए। कभी भी कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर आपसे बेहतर जानता है ना। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए, और समझने के हर कोई जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो दवा ही लेके आए। अपनी समस्या कहें, सुने, और उसकी बातों को सुने और खुद पे लागू करें। क्या बात है। मतलब आपने ये बहुत सही कहा कि अप्रोच जो है वो हम खुद से मुश्किल करते जा रहे हैं। हालांकि आपने खुद अपना एग्जांपल दिया कि भाई आप लोगों को एडवाइस करते हैं, लोग कभी भी कोई कॉल, फोन, मिलना कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत है। आप डॉक्टर के पास बीमार होने के बाद पहुंचेंगे, अगर पहले जाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। क्या बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि बीमार होने से पहले ही सतर्क हो जाए ताकि बीमारी हमको घेरे ही ना। और हम डॉक्टरों की एक विडंबना ये भी है कि हम कह नहीं सकते भैया बहुत दिन हो गए आप आए नहीं मुझसे मिलने। मतलब आपके पास इंसान मजबूरी में आता है। तो नहीं, ये बन गया है, ऐसा नहीं। डॉक्टर के पास इंसान को मजबूरी में नहीं जाना चाहिए, और डॉक्टर्स को भी ऐसा होना चाहिए कि उनसे मिलने लोग आ सके। है ना। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से इलाज करवाने ही आए। आपको कोई भी समस्या है, सिंपल सी सलाह लेनी है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलें, बात करें, और कोशिश करें कि आमने सामने मिले। क्या बात, फोन करके ना समझे। बिल्कुल, है ना। आमने सामने मिलना ज्यादा बेहतर है। आमने सामने, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने वाहन की सर्विसिंग कराते रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए नहीं कि किसी दिन एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद चले अब बनवाना है। बिल्कुल। बल्कि मोबिल का भी एक वक्त होता है, तो आपकी सेहत अभी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ये डॉक्टर से कंसल्ट मिल लेना चाहिए। बीमार होने के बाद ही मिलना आवश्यक नहीं है। कोई भी समस्या जैसा लगता है, कुछ भी आपको महसूस हो, तो आप अपने डॉक्टर से मिले, एक बार परामर्श लें। जी बेशक। तो मुझे लगता है कि आप भी अपने नियर बाय डॉक्टर्स या आपके जो भी फैमिली डॉक्टर्स हैं, जिनसे भी अच्छे टर्म्स हैं, उनसे जरूर सलाह लें, उनसे जरूर मिलने, क्योंकि मिलने में झिझक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमने प्रश्न किए और बड़े ही अहम प्रश्न किए, दिनचर्या से जुड़े हुए, एक आम इंसान की जिंदगी में जो चीजें सामने आती हैं उनको लेकर के किए। उस पर आपने बड़ा ही अच्छे से जवाब दिया, बड़े ही सरलता और सहजता के साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और साथ ही जाने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे देख रहे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अदनान जी से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और अदनान जी से रिक्वेस्ट करते रहिए कि हम आप मिलते रहें जल्दी जल्दी। और ज्ञान स्थली अपने घर जैसा है, इसको सुनते रहें, देखते रहें और लाभ लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। नमस्ते। सो दोस्तों, आपको आज डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर के साथ बातचीत कैसी लगी, ये हमको ज़रूर बताइएगा। और आप भी क्या
आयुर्वेद के अनुसार, उसके नियम के अनुसार कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। ख्याल रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा।